हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स की एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको डाउट आ सकते हैं, तो इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 12 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपकी एक्सरसाइज जो है उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली देखते ही समझ में आ जाएंगे कि इनका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है और NSO लेवल के क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? वाटर विच इज़ एब्सोल्युटली प्योर एंड फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी। अब वाटर जो एब्सोल्युटली प्योर होगा और फ्री होगा एनी इम्प्योरिटी से, दिमाग में आएगा कि प्योर वाटर होना चाहिए, लेकिन क्या प्योर वाटर में भी सारी इम्प्योरिटीज़ नहीं, कुछ इम्प्योरिटीज़ तो रही जाती है। आप अगर RO से भी पानी ले रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ माइक्रोब्स तो प्रेजेंट होंगे ही सही। ठीक है, आई बात समझ में। वो अलग बात है कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए हमें नुकसान नहीं करेंगे। तो जो वाटर होता है फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी, वो होता है क्या? बॉइल्ड वाटर? नहीं। मिनरल वाटर? नहीं। इसका आंसर क्या है? सी, डिस्टिल्ड वाटर इज द वाटर विच कंटेन्स नो इम्प्योरिटीज़। और डिस्टिल्ड वाटर में मैं एक बात और बताना चाहूँगी आपको, इसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन भी नहीं होती है। ठीक है, प्योर वाटर इज, प्योर वाटर क्या है? एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। बताओ बच्चों, देखो प्योर वाटर क्या होता है? H2O। इसका मतलब इसका 1:8 जो है वो फिक्स है नहीं है। तो प्योर वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब होता है द व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, उसको क्या बोल देते हैं हम? कंपाउंड। ठीक है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी 8। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी 8। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है बच्चों? 1 ग्राम पर सीसी। कल ही पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का जो पूरा सरफेस है वो कितने परसेंट, कितने 1/3 है, 2/3 है, कितना परसेंट वाटर से कवर हो चुका है? तो अबाउट 1/3, अबाउट 1/4, अबाउट 3/4। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो आप ये चीज़ याद ही रख लें, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है तो इस पर स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चा सबसे पहले कंफ्यूज होगा ही होगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड दोज ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द वाटर इज। देखो बच्चों, मैंने आपको जब स्टार्ट किया था वाटर तो मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है उसमें 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो वो क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम का रेशियो पूछ रहा है, ना कि किसका रेशियो पूछ रहा है? उनके मास का। तो आंसर क्या आना चाहिए? H2O। इसका मतलब 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 2:1। सो A इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर का मतलब, देखिए अगर अपन बात करें, देखो बच्चों ये क्या है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से उनको देखेंगे। मतलब सिर्फ हमें ऑप्शंस देखकर ही अंदाज़ा नहीं लगाना है कि सही है या गलत है, आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना भी आना चाहिए। आई बात समझ में? अब अगर अपन बात करें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसके ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि वो क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, अब अपन यहाँ पर ये मैं रब कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्योंकि यहाँ तक हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमने वाटर पढ़ा, वाटर के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है तो आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना चाहूँगी सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो आप उस चीज़ को समझ लें। देखो बच्चों, जो वाटर होता है, वाटर का बेसिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बना कैसे एक बार और बता देती हूँ। ऑक्सीजन जो होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन आया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया। अब ऑक्सीजन क्या हो गई? स्टेबल, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 8। हम काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्सीजन क्या हो गई? स्टेबल। और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2।
2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या कंप्लीट कर लेगा, अपना डुप्लेट। अब अगर अपन बात करें थोड़ा बहुत, हम थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं। इसमें ये चीज़ है कि लुईस स्ट्रक्चर्स की अगर अपन बात करें, लुईस स्ट्रक्चर ने ये बोला था कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेबल कब हुआ, जब 8 इलेक्ट्रॉन हुए, है ना। आई बात समझ में। तो हर स्ट्रक्चर जितने भी कंपाउंड है दुनिया में, उनमें सब में आपको देखने को मिलेगा कि आउटर मोस्ट शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही वो क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 6 तो इसके पास थे, 2 हाइड्रोजन से ले लिए तो हो गए 8। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वाटर का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे ये OH, H, अब ये OH, H। उसके बाद अगर अपन बात करें, आगे चलें, तो OH, H, उसके बाद OH, H एंड सो ऑन, चलते जाएंगे, क्योंकि वाटर में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना प्रेजेंट है H2O का, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, इनके बीच में क्या होती है, वेकेंट स्पेसेस होती हैं। क्या होती हैं, वेकेंट स्पेसेस। ठीक है, वेकेंट स्पेसेस का मतलब खाली जगह। अब आप देखना, जब आप एक ग्लास वाटर लेते हैं, चलो हम करके देख लेते हैं वाला, ये एक्चुअली मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, बहुत अप्लाई होगा उसमें ये चीज़। तो यहाँ पर एक बीकर ले लेते हैं हम, और बीकर के अंदर हमने 100 ml वाटर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून शुगर ऐड की। क्या शुगर ऐड करने के बाद वाटर का लेवल बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। देख लेते हैं। देखो, जब हमने इसके अंदर शुगर ऐड करी तो हुआ क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट थी वो शुगर ने आके क्या कर लिया बच्चों, ऑक्यूपाई कर ली। ऑक्यूपाई करने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर शुगर डिसॉल्व हो गई। ठीक है, आई बात समझ में। इसकी वजह से ही वाटर लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। द वाटर लेवल विल नॉट चेंज। वाई इट विल नॉट चेंज, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में। इन वेकेंट स्पेसिस की वजह से अगर आप शुगर ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी डिसॉल्वेबल चीज़ उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर का लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देख सकते हैं। एक ग्लास वाटर लीजिएगा और उसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल दीजिएगा, आप देखेंगे कि कोई वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, बस वाटर का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया। वो तो एक तरह का फिजिकल चेंज है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से वाटर की सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब यही होता है कि वाटर जो होता है उसकी कैपेबिलिटी होती है डिसॉल्व करने की किसी भी पार्टिकल को। जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कॉमन सॉल्ट NaCl है, KCl है ना, इन सबको डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है वाटर। आई बात समझ में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी हैं बहुत सारे। ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि 6 कहना क्या चाह रहे हैं। आई बात समझ में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर का जो क्वेश्चन है ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ग्लास लिया है, एक बीकर ले लेते हैं हम, एक बीकर ले लेते हैं, और बीकर में हमने 100 ml वाटर क्या किया है, फिल किया है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया है। ट्राइपॉड स्टैंड में हमने यहाँ पे लगाया बच्चों बर्नर। क्या लगाया है, बर्नर। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स हीट होने लगेंगे, जैसे ही वो बॉइलिंग स्टेट पे आने लगेंगे, बॉइलिंग पॉइंट आप सब बच्चों को पता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही वो बॉइलिंग स्टेट पे आने लगेंगे तो स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे। अब स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ने लग जाएगी। क्यों बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि हमने क्या सप्लाई किया है यहाँ पर, हीट। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर, अगर सॉल्युबल करते हैं हम शुगर को वाटर में तो क्या होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो क्या सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी? नहीं होगी, गलत। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो चुकी है, तो वो जल्दी जल्दी सॉल्यूबल होने लगेंगे, मीन्स वो जल्दी डिजोल्व करने लगेंगे किसी भी कंपाउंड को। आई बात समझ में? तो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, रॉन्ग, नन ऑफ दीज। तो ए, सी और डी तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज इन आवर बॉडी। अब हम बॉडी की अगर अपन बात करें तो आपको पता है कि सेल्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब इनके अंदर थोड़ी सी अगर अपन बायो पॉइंट पे चलें तो वहाँ अगर अपन देखें तो सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जैसे माइक्रो ऑर्गेनल्स जिसे आप बोलते हैं, क्या क्या, गोल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, डीएनए, और भी बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्लड है, प्लाज्मा है, ठीक है। तो इनके अंदर बेटा जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली किसकी होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे बॉडी में सभी सेल्स में वाटर प्रेजेंट होता है, आई बात समझ में, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो मसल्स वगैरह से तो बनी हुई है, लेकिन उनमें भी क्या प्रेजेंट है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आई बात समझ में। तो मैक्सिमम परसेंटेज देख लो, 30 हो नहीं सकता, 20 हो नहीं सकता, मैक्सिमम क्या है? बी। तो इसका मतलब 70% ऑफ द वाटर इज इन आर बॉडी, मतलब 70% हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? वाटर से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज सरफेस वाटर। अब मैंने आपको 2-3 तरह के सोर्सेज बताए थे, रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। हम पहले याद करेंगे, ऑप्शंस ना देखें, हम पहले इस चीज़ को मेमोराइज करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? अंडरग्राउंड वाटर वेल से मिलता है, आई बात समझ में। और सरफेस वाटर मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट जो रेन वाटर आ रहा है वो हमारी सरफेस पे हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको हम सरफेस वाटर बोल देते हैं। किस किस में प्रेजेंट होगा? रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस, बीचेस, आई बात समझ में। तो हम इनमें देख लेते हैं, लेक्स एंड रिवर्स, ये ऑप्शन सही है। वेल्स गलत, डिस्टिल्ड वाटर गलत, डिस्टिल्ड वाटर को तो हम बना रहे हैं, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर कोई ऑब्टेन नहीं होता। क्या रेन से डिस्टिल्ड वाटर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, हम उसको आर्टिफिशियली बना रहे हैं लैब्स में, ठीक है, आई बात समझ में। एंड नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा बच्चों? ए, लेक्स एंड रिवर्स, दीज आर द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पर लगाएं आप स्टार। क्या सॉल्युबिलिटी वाटर में, मीन्स जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वाटर में, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाने के साथ बढ़ेगी, सेम रहेगी, क्या चेंजेस होंगे? तो हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो बेटा, यहाँ पर अगर अपन ने बात की तो यहाँ पर हमने सॉलिड लिक्विड की बात की थी, ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पर जो सॉल्ट था वो कैसा था? सॉलिड, और वाटर कैसा है? लिक्विड। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस की और लिक्विड की बात कर रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू गैस, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर गलत, क्योंकि जैसे आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो गैस के पार्टिकल उसमें डिजोल्व हो ही नहीं पाएंगे। डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या ये डिक्रीज होगा? डिक्रीज विथ टेम्परेचर पे गलत। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन गैस की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये चीज़ याद भी रखनी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर decrease with increase in temperature. Okay, now we will move on to next question. Question number 10, how much part of water is available for consumption? अब ये थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन, कैसे? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था और ऑप्शन में तो है ही नहीं वो सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.01%, 1%, 10% एंड नन ऑफ दिस। अब होगा क्या? देखो, मैंने जब आपको बार ग्राफ्स बताया तो मैंने आपको ये बोला था कि फ्रेश वाटर 0.003%, जो कंज्यूमेबल पोर्टेबल वाटर की मैंने बात की थी उसके लिए, ठीक है ना। अब कंजम्पशन के लिए हमारे पास कितना है? तीनों में ही, ऑप्शन में है ही नहीं। अब आप हो जाओगे कन्फ्यूज कि ऑप्शन में तो दे ही नहीं हो। आपको मोर करेक्ट सोच के टिक करना है, ठीक है। अब 0.003%, 1% या 10%, तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो होगा बी, 1%। अब ये क्यों होगा? क्योंकि इसने ये नहीं पूछा है कि ये सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं पूछ रहा है। मैंने आपको 0.003% जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बताया था। उसने क्या बोला? वाटर इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा बच्चों? बी। तो इसको आप लर्न ही कर लें, अच्छा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ वाटरिंग द रूट्स ऑफ प्लांट्स डायरेक्टली। अगर हम डायरेक्टली रूट्स में पानी डाल रहे हैं, पौधे में पानी नहीं डाल रहे हैं, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर मुझे एक बकेट दे दी जाए और मेरे पास बहुत बड़ा गार्डन था, उसको मैं कैसे कवर करूँगी, मैं क्या करूँगी, ड्रिप इरीगेशन कर दूँगी। ड्रिप इरीगेशन में क्या होगा कि बूंद बूंद करके जो पानी है वो रूट्स के अंदर चला जाएगा, ना कि प्लांट की लीव्स वगैरह के अंदर वो ड्रिप होगा। आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा बच्चों? बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इन पॉल्यूटेड वाटर इज। जो पॉल्यूटेड वाटर की वजह से डिजीज होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? कोलेरा हो सकती है, क्या हो सकती है, वाटर बॉर्न डिजीज है, टाइफॉइड हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर होती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 एंड 3। थैंक यू।